Hello everyone, welcome to Allied Classes. My name is Neeraj Joshi and today we are going to discuss numericals on Coulomb's law. So starting with our first question. In our another video we have discussed some questions based on the Coulomb's law. In this video we are discussing some few more questions based on this topic. So moving to the first question. पहले क्वेश्चन से बात करते हैं. क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, तो हमारे पास दो पिथ बॉल्स हैं और इनमें सेम चार्जेस है एंड दीज आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L. तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है इनके बीच में वो आ रहा है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन हमें गिवन है और अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर है तब वो यहां से बधा हुआ है फ्रॉम द टॉप. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड टू हाफ द हाइट. मतलब कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये हाइट जो है वो मेरी y है और इस स्ट्रिंग को मैं y से अब तो टॉप में बधा हुआ है, लेट्स से इट O पॉइंट, अब मैं इसको y/2 में ले आऊं तो क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन के बीच में क्या होगी. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे स्ट्रिंग पे बेस्ड, आप पहले ड्रॉ करेंगे इनकी एफबीडी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दो केस समझा देता हूं कि करना क्या है, फिर हम काम करेंगे एफबीडी पे. तो कहने का मतलब है कि ये तो हमारा हाफ लेंथ, यहां से मैं ले रहा हूं इसको y/2 लेंथ पे. तो ये मेरा पूरा y था और y/2 पे दोनों का हाफ हाफ हो गया, यानी कि ये पॉइंट मेरा कुछ ऐसा है जहां पे मैंने इसको अब की बार जो मेरे पिथ बॉल्स हैं इनको मैंने क्लैम्प कर दिया है. ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस जो थी मेरी O, इसको A कह देता हूं, इसको B. तो OA जो कि y/2 दूरी पे है, इसको अगर हम ले आए तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो इनकी बीच की दूरी है, लेट्स से इट r', वो कितनी होगी. तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. ठीक है, अब अप्रोच कैसी रहेगी? सबसे पहले हम एफबीडी से ये निकालेंगे कि r और y में रिलेशन क्या है, फिर हम देखेंगे जब हमारा y चेंज हो रहा है तो r कैसे चेंज होगा. तो पहले काम करते हैं एफबीडी से कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एफबीडी ऑफ द पिथ बॉल कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले इसमें एक कंपोनेंट, थोड़ा सा स्पेस के लिए इसको हटा देते हैं यहां से. तो हमें पता चल ही गया है कि इसकी लेंथ L है, तो यहां पे शो कर दे रहे हैं हम लेंथ L. यहां पे एक टेंशन लगेगी T. ठीक है, और अगर मैं इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करता हूं तो यह है मेरा थीटा एंगल, ये भी है थीटा एंगल, ये दोनों मेरे एक ही पॉइंट से हैं. तो ये हो जाएगा मेरा T cos थीटा और एक कंपोनेंट इसका यहां को आ जाएगा एंड दैट विल बी T sin थीटा. ठीक है, जो इसका वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो होगा मेरा mg. दोनों में रिपल्शन लग रहा होगा, सेम चार्ज है, तो एक फोर्स यहां को लग रहा होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स Fe. तो बहुत ही इजी है. अब इक्वेशंस अगर हम इससे बनाएंगे तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? T sin थीटा जो कि इक्वल होगा F इलेक्ट्रिक के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड T cos थीटा जो कि इक्वल होगा हमारा mg के, इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें देन आई विल गेट वन रिलेशन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूं सेकंड से. ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड. तो क्या हो जाएगा? T से T कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी tan थीटा एंड इट विल बी इक्वल्स टू Fe अपॉन mg. ठीक है, तो इतना मेरे पास आ चुका है. तो यहां पे tan थीटा मुझे ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा. तो tan थीटा हम अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाए इस ट्रायंगल पे तो ये तो है मेरा 90 डिग्री. तो tan थीटा किस किस का रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का. ठीक है, तो यहां पे जो हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो तो हो जाएगी r/2, हाफ हो जाएगा इसका, तो r/2 और बेस हो जाएगा मेरा y. तो ये तो मुझे वैल्यू मिल गई r/2y. ठीक है, तो r/2y किसके इक्वल हो जाएगा? Fe की वैल्यू बहुत सिंपल है, चार्ज दोनों में सेम है, kq² अपॉन r². अगेन जो टर्म्स बचे हैं m और g. ठीक है, तो बहुत इजी अप्रोच हमने लगाई है. हमने ये देखा है कि पहले हम एफबीडी कैसे लगा के इक्वेशंस लिया है, tan थीटा इक्वल्स टू Fe अपॉन mg. उसके बाद हमने ट्रायंगल लिया हुआ है O, इसको नाम दे दें चलो समझने के लिए, A B.
तो OAB में मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, जो हमें क्या मिली हुई है, r/2y। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। जहां पे नहीं आ रही आप बार बार उसको पॉज करके देख सकते हैं स्टेप को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो वेरिएशन है वह कैसे आ रहा है। तो हमें लगता है कि इससे हमें समझ में तो आ ही गया है कि अगर मैं अब हल्का सा सिंप्लीफिकेशन करता हूं, ये r स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बी r³। k मेरा कांस्टेंट, q स्क्वायर भी कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा, मास और g ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, तो सबको मैंने c का नाम दे दिया है। और जो वेरिएशन है r और y का वो क्या आ जाएगा, r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो r में पावर 3 है, y में पावर लीनियर है। तो यही हमें बेसिकली चाहिए था कि r और y में रिलेशन कैसा है। ठीक है, अब हम बहुत ही इजीली अपना जो क्वेश्चन है उस पर चल सकते हैं और ये निकाल सकते हैं कि जो हमारी बात वाली रेडियस है वो कितनी होगी। तो पहले हमारा जो डिस्टेंस था दोनों पिथ पॉल के बीच वो r था, अब कितना हो गया है, r'। तो हम कैसे लिख सकते हैं, r³ इक्वल्स टू cy। अब r क्या बन चुका है, r', साथ में डिवाइड भी कर दे रहे हैं उनको, तो नीचे क्या आ जाएगा c। अब y की वैल्यू कितनी हो चुकी है, y/2। तो 2 कहां चले जाएगा, मेरा ऊपर। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यूज करा और दो केसेस में अप्लाई कर दिया। पहला केस ये था कि जब जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो r है, तो जो ये लेंथ है जहां पे क्लैंप किया गया है वो y है। दूसरा यह है कि r', अब जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, नई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वो क्या होगी हमें ये बताना है, यानी कि हमें जो निकालना है वो r' की वैल्यू है। और कंडीशन ये दे रखी है जब जो हाइट है क्लैंप करने की वो y/2 हो गई है, और 2 तो हमारा कहां चले गया है, न्यूमरेटर में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, c से c कैंसिल, y से y कैंसिल, तो r' का क्यूब विल बी इक्वल्स टू r³/2। तो r' की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसका क्यूब रूट, r का क्यूब रूट विल बी r और 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो क्यूब रूट r/क्यूब रूट ऑफ 2। तो बहुत इजी है। पहले हमने FBD से रिलेशन निकाला, उसके बाद हमने ये निकाला कि r और y में रिलेशन कैसा है, मतलब कि y को चेंज करेंगे तो r में क्या फर्क पड़ रहा है वो हमें इस रिलेशन ने बता दिया। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके अपना जो आंसर है r' की वैल्यू वो ले ली r के टर्म्स में। सो दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। थोड़ा सा अंतर है प्रोटॉन और चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में। वन ऑफ देम इज -e एंड द अदर इज e+ del E। तो हमें चार्ज दे रखा है -e और e+ del E। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम placed at a distance d apart is 0, then del is of the order of। तो नेट, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनका जो सम है अगर वो 0 हो रहा है तो हमें ये बताना है कि जो डेल ई है वो किस ऑर्डर का होगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड किस 10 की कितने पावर में आएगा। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो देखो यहां से हमें इजीली समझ में आ रहा है कि हमें इक्वेट करना है Fe को किससे, Fg से। डिस्टेंस तो मतलब मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए तभी वो कैंसिल कर पाएगा। तो हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पे वो किससे है, मैग्नीट्यूड इक्वल करने से, ताकि हम डेल ई की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, अब जो ये हमारा एटम किस चीज का है, हाइड्रोजन का। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि मेरा नेट चार्ज कितना होगा हाइड्रोजन एटम में, तो नेट चार्ज इन H एटम, तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों एटम हमारे जो रखे गए हैं वो हाइड्रोजन एटम के ही हैं। तो एक में चार्ज है -e और दूसरे में है e+ del E। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें नेट चार्ज कितना मिलता है, del E। तो दोनों में चार्ज सेम ही रहेगा, del E। तो हमें चार्ज तो मिल गया कितना, del E। Fe की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कोलम्स लॉ आई कैन राइट इट के Q1 Q2। तो Q1 भी del E है, Q2 भी कितना है, del E अपॉन R का स्क्वायर, जो भी हमारे हाइड्रोजन एटम है उनके बीच की जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो एक तो आएगा कैपिटल G जो कि कांस्टेंट है,
मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि हमें गिवन है, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, अगेन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन आर स्क्वायर। सो द डिनोमिनेटर इज सेम, दोनों में सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। बस अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये तो हमें मिल गया k डेल ई का स्क्वायर, g की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें गिवन है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, दोनों में सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अब हमें जो करना है इसमें सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो डेल ई की वैल्यू है ये किस ऑर्डर में होगी। तो थोड़ा सा कोशिश हमारी ये रहेगी कि कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाया जाए। तो अगर मैं डेल ई स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसका तो स्क्वायर रूट कर लेंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो मेरे पास टर्म बचा है वो तो एक है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 है, और k की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और जो टर्म बचा है हमारे पास वो है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो इसका स्क्वायर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर का टर्म जो है हमारा वो वहां से हट जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कैसे अप्रोच कर सकते हैं, दैट वी हैव टू सी नाउ। तो कैलकुलेशन कैसे इजी की जाए, इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा अब, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 9 से अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल करना चाहूँ तो मेरा कितना आएगा ये, तो 9 7 जा 63 6 अगेन 63 था, 3 था 37, 9 4 जा 36, तो अप्रॉक्सीमेट ये जो वैल्यू आई है 0.74 आई है, ठीक है। और अगर मैं पावर भी देख लूं तो 10 की पावर ये है माइनस 11, ऊपर अगर हम 9 को भेजते हैं तो माइनस 9 माइनस 11 माइनस 9 विल बी माइनस का 20, ठीक है। और साथ ही साथ में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 भी लिख ले रहा हूं विथ स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल ई में स्क्वायर है, तो अगर मुझे डेल ई चाहिए तो इस पूरे में कैसे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि पावर ऑफ 1/2, ठीक है। अच्छा, 0.74 का अगर मैं स्क्वायर रूट देखता हूं तो 8 8 तो 64, यानी कि 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। देखो जो कि कोई भी नंबर जिसके पीछे अगर 5 है, इसका स्क्वायर हमें निकालना आता है। 5 का स्क्वायर 25, 8 + 1 इज 9, 9 8 जा 72, तो 1 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, ठीक है, मतलब 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आएगा हमारा 0.7225। तो कभी भी आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके पीछे 5 है, क्या करना है आपको, इस 5 का स्क्वायर करें, 5 5 जा 25, उसको लिख लें। जो आगे वाला नंबर है जैसे कि 8, इसमें आप 1 जोड़ेंगे, इसके एक आगे का नंबर 9, 9 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, ठीक है। तो 0.85 इंटू 0.85 हम कर रहे थे, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 0.7225, तो इतना ये आ रहा है। तो हम ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.85 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई हमारी 0.85, 10 की पावर माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10। अच्छा, यहाँ पे 1.6 ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, खाली टर्म कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये 0.85 है, मैं इसको 9 लेके चल ले रहा हूं ताकि इंटू हमें इतना टफ ना करना पड़े। तो क्योंकि वैसे भी हमारा जो मेन कंसर्न है वो किससे है, विद द पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 तो मुझे अभी मिल चुकी है, -10 और -27, इट विल बी -37। फिर भी अगर हम आगे का नंबर निकालते हैं, इट विल बी सम अराउंड, अप्रॉक्सीमेट निकाला जाए अगर, तो 0.85 को अगर मैं 0.9 लेके कैलकुलेशन करूं तो इट विल बी 9 6 54, 5 9 10 एंड 14, तो एक के बाद पॉइंट, तो 14.4 और एक और पॉइंट आ जाएगा, तो 1.44। तो ये हमारा जो आंसर आया है, इससे हम कह सकते हैं इजिली जो हमारी पावर है 10 की वो कितनी आई हुई है, -37, ठीक है।
तो यहां पे आपको बस क्या देखना है कि कैलकुलेशन आप कैसे इजी बना सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप मैंने ज़्यादा इसलिए किए हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकें, वरना आप अगर पहले भी देख लें, ऑर्डर आपका मेन फोकस रहना चाहिए ऑर्डर में, और वो आप पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपको ये देखना है कि कैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट जल्दी निकाल सकें और कैसे आप कैलकुलेशन कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक अप्रोच लगाई थी कि अगर मैं इसको चेक कर लूँ कि किसके बीच में जा रहा है, तो 0.8 इंटू 0.8 तो ये होता है हमारा 0.64। तो 0.64 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 0.9 से थोड़ा छोटा आ जाएगा उसके स्क्वायर से। तो यहां पे आपको ये ट्रिक काम आ जाएगी ये चेक करने के लिए कि इसका जो अप्रॉक्सीमेट, ज्यादा अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 की पावर 37। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, चलो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, two positive charge ions each carrying a charge q are separated by a distance d। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं। ठीक है, एक q हो गया, दूसरा भी q है। ठीक है, तो इसको चलो दोबारा लिख देते हैं। तो टू पॉजिटिव चार्ज आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। इन दोनों में जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस है वो कितने का है हमारा, d का। If F is the force of repulsion between the ions, अगर इन दोनों आयंस में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है हमारा वो F है, तो F की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ वी कैन से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज रख लें, ये मैग्नीट्यूड है हमारा फोर्स का, तो कितना हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, K Q का स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, कितने आयन मिस हो रहे होंगे। तो कोई भी आयन कब बनेगा हमारा, जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे लॉस हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन Q इक्वल्स टू Ne। तो इस Q की वैल्यू को हम यहां पे रख के अपना इस N की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू K की वैल्यू होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर के बदले आ जाएगा हमारा N स्क्वायर E स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक टर्म और है जिसकी वैल्यू है D स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें N स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर, और अगर मैं N को वहां भेजता हूं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। सो दिस इज एन, इसको हम इजी लेवल के क्वेश्चंस में रख सकते हैं कैटेगरी में। तो बस हमें यह बताना था कि मिसिंग आयंस कितने होंगे। तो यहां पे बस हमने एक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन यूज किया है जो हमसे यह कहता है किसी भी बॉडी में चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है। तो हमें बताना था कि जब भी कोई, ये इस केस में n कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने आयंस इसमें मिस हो रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको कैलकुलेट किया है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस A and B हैविंग चार्जेस प्लस Q and माइनस Q रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास एक चार्ज A में है, एक B में है। जो चार्ज हमारे पास A में है वो प्लस Q है, जो B में है वो माइनस Q है। आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो इनमें जो फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, एक का नेचर पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। तो मैग्नीट्यूड होगा इसका K Q1 Q2 स्क्वायर, सेम मैग्नीट्यूड है तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ 25% ऑफ चार्ज A is transferred to B। देखो ये पूरा भी 100% है, 25% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 25% का मतलब हो जाएगा 25/100, यानी कि 1/4 टाइम्स ऑफ Q। इतना हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसको, B को। अगर इतना हम ट्रांसफर कर रहे हैं B को, तो A में कितना चार्ज बचेगा, तो A में चार्ज बचेगा Q माइनस Q बाई 4। तो कितना हो गया, 4Q माइनस Q, इट विल बी 3Q बाई 4। अब जैसे हमने B में चार्ज दिया हुआ है
तो b का चार्ज था -q, इसको और कितना मिल गया है, प्लस का q बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -4q प्लस q, दैट इज -3q अपॉन 4। तो अभी भी हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब है कि नेचर तो अभी भी हमारा कैसा होगा, अट्रैक्टिव ही होना है। तो लेकिन अब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा क्योंकि चार्ज की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो एफ डैश कितना आ जाएगा हमारा, k q1 q2, ठीक है। तो एक कितना है हमारा 3q अपॉन 4 और दूसरे की वैल्यू कितनी है हमारी 3q अपॉन 4, ठीक है। तो साइन अभी यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइन ने हमें ये बता ही दिया है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो मैं फोर्स की केवल अगर मैग्नीट्यूड निकालूं कितना टाइम्स हो गया है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे F का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया है, 3 3 जा 9 अपॉन 16, तो 9 अपॉन 16, बाकी पूरी वैल्यू हमारे पास वही है जो पहले आ रही थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हम इसको एफ डैश कह रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि जो हमारा नया फोर्स है एफ डैश वो कितना हो जाएगा 9 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ एफ। सो दिस विल बी आवर आंसर। Okay, so these were the 4 questions of Coulomb's law. In the next video we will see some numericals on some more topics. Okay, so thank you.